न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। कुल मिलाकर ईवीएम बरी नहीं हुई है, बल्कि ईवीएम अब एक बड़े कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। क्या वाकई में इस वक्त ईवीएम की ये स्थिति है कि वो आगे किसी सजा पाने वाली स्थिति में चली जाए, यानी कि ईवीएम में छेड़छाड़ करने वाले सजा पाएं? ऐसी तस्वीर क्या अब सामने आ जाएगी? ये ब्लैक बॉक्स का जो मामला है, ये आखिरकार क्या है? क्या है ये ब्लैक बॉक्स, जो कि अब राहुल गांधी ने जाकर इसके बारे में कहा है चुनाव के बाद। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम आने के बाद, जिसमें उनकी सीटें घटी हुई दिखाई दी, ये कहा था कि अब कम से कम ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ेंगे। लेकिन अभी ईवीएम बरी नहीं हुई है। ये तस्वीर सामने, क्या वाकई में ईवीएम में अगर ये तमाम तरह की गड़बड़ियां मिल गई और ये जो साबित हो गई तस्वीर, तो उसके बाद कितने लोग इस कटघरे के अंदर आकर खड़े होंगे, सवाल ये उठता है। आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, ईवीएम की जो स्थिति अब दिखाई दे रही है, ये बात मानी जा रही थी कि ईवीएम इस चुनाव के बाद कि चलिए ठीक है, सब कुछ थोड़ा फेयर हुआ, लेकिन अभी भी फेयर नहीं माना जा रहा है। कई सारी ऐसी सीटें हैं जो कि बहुत क्लोज मार्जिन में जीती गई। माना ये जा रहा है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से आ जाता सत्ता में, अगर यहाँ पर इस तरह की अंदर दांवपेच नहीं होते तो। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ईवीएम इतना बड़ा रोल प्ले कर रही है कि करते करते भी, इतनी कसर के बाद भी ईवीएम अभी तक बरी नहीं हो पा रही है? विनीता, अगर इतनी बड़ी तादाद में सीटों पर परिस्थिति यह है कि जो पड़े हुए वोट हैं जो 1780 के अनुसार और जो गिने गए वोट हैं उनमें बहुत भारी डिफरेंस है। 2019 में भी 270 या 72 सीटों पर काफ़ी डिफरेंस आया था। जो वोट पड़े गए थे और जो गिने गए थे उन वोटों में डिफरेंस था। शुरू में थोड़ा मुद्दा ये उठा, लेकिन अचानक वेबसाइट से चुनाव आयोग ने उसको पूरे आंकड़े को हटा दिया। इस बार ईवीएम का कुल तर्क ये लोग ये देते हैं कि सब काम मिनटों में हो जाता है। अगर मिनटों में हो जाता है तो फिर 11-11 दिन बाद आपको उसके आंकड़े अपडेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तत्काल मिनटों में आंकड़े अपडेट क्यों नहीं हो जाते? रिजल्ट निकलने के बाद भी पूरे आंकड़े किसको कितने वोट मिले, टोटल वोट कितने बड़े, कितने गिने गए, वो पूरे विस्तार से उसकी व्याख्या और उसके उसके आंकड़े। सवाल ये है कि जब वोट जो पड़े और जो गिने गए उसमें भारी अंतर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। आज मैंने सुना कि एलन मस्क ने कह दिया कि ईवीएम हटा दी जानी चाहिए। दुनिया के वो तमाम देश जो बहुत प्रगतिशील देश हैं, जो बहुत उन्नत कर चुके हैं और जिनके यहाँ ईवीएम बनाई गई, जिन्होंने इन मशीनों की खोज की, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, उन लोगों ने भी प्रारंभिक तौर पर किसी ने ईवीएम इस्तेमाल भी किया तो उस पर ऐतराज लग गया और फिर उन लोगों ने ईवीएम का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उन सारी जगहों पर बैलेट से वोट पड़ते हैं। अमेरिका में कई स्टेट में तो ऐसा भी मामला है कि वहाँ पर बैलेट से वोट 1 महीने तक पड़ता है। सेफ जगहों पर बॉक्सेस रखवा दिए जाते हैं। आपके पास जब टाइम हो आप जाइए, अपना वोट आप डाल दीजिए वहाँ पर। वहाँ के लोग ईमानदार हैं, बैलेट बॉक्स लेके नहीं भागते और अपना वोट डालने के बाद दोबारा डालने की कोशिश नहीं करते। खैर उसका सिस्टम भी बना हुआ है। लेकिन यहाँ अगर वो नहीं हो सकता तो बैलेट बॉक्स में दिक्कत क्या है? बैलेट बॉक्स में भी तो 2-3 दिन में गिनती होकर के सारा चीज निकल जाता था। सर, पर यहाँ पर तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एलन मस्क कौन होते हैं जिनको राहुल गांधी ट्वीट करके लिख रहे हैं कि भाई ईवीएम ये है। एलन मस्क क्या कर लेंगे यहाँ पर? एलन मस्क वही होते हैं जिनके आगमन पर मोदी जी तारीफ करते हैं, जिनके आगमन पर मोदी जी वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनके आगमन पर मोदी जी पहले ही ट्वीट करके उनके स्वागत की तैयारी कर लेते हैं। ये अलग बात है, चुनाव देख के एलन मस्क हिंदुस्तान आने के बजाय चीन चले जाते हैं। वही एलन मस्क है, वही एलन मस्क है और वही विदेश के तमाम लोग हैं जिनकी तारीफ को मोदी जी अपनी तारीफ में प्रचारित करते हैं। अगर वहां से कोई एक शब्द भी किसी ने किसी वजह से प्रोटोकॉल के कारण भी कह दिया तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम उसी को प्रचार के लिए अपने इस्तेमाल करती है। एलन मस्क एक दुनिया के बड़े विद्वान हैं, एक दुनिया के एक्सपर्ट हैं, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे और एक्सपर्ट ने भी तमाम राय समय पर दी है और कहा है कि मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मशीन आखिर मशीन है। अगर हमारा टेलीफोन हैक हो सकता है, हमारा लैपटॉप हैक हो सकता है और ये अगर क्लोन हो सकते हैं, तमाम चीज़ें इसमें हो सकती हैं, तो इस मशीन में क्यों नहीं हो सकती? और कभी जब लोगों ने कहा कि हमको खोलने दीजिए, हमको खोल करके दिखाने दीजिए, हमको छूने दीजिए, तो चुनाव आयोग ये क्यों कहता है कि बिना छुए आप इसको हैक करके दिखाइए? चुनाव आयोग भी इसमें कटघरे में खड़ा है। चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा है सर। यहाँ पर चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि ईवीएम जो है ना तो वो फोन से कनेक्ट हो सकती है, ना ही कोई इसे इस तरह से ऑपरेट कर सकता है। तो ये 48 वोट से जो शिंदे गुट का व्यक्ति जीता है,
अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि ये दरअसल हुआ कैसे है? क्योंकि फ़ोन से हैक करने वाली ये बात पहली बार सामने नज़र आ रही है। अब तक लोग बात कर रहे थे पता नहीं कौन-सा ऐसा सिस्टम है जिससे हैक हो जाती थी। लेकिन सवाल अभी ये भी है कि एक ये बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है सवाल इसमें। सवाल ये कि ये सब सवाल जब उठ रहे हैं, सवाल बड़ा ये है, सवाल लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी का है और लोकतंत्र की क्रेडिबिलिटी इस पर कायम रहेगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो और चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव कराया जाए वो पूरी तरह पाक साफ हो, जनता को उस पर विश्वास हो, जनता गाड़ियों के पीछे न दौड़े, जनता ईवीएम पर रात दिन रखवाली न करे और चुनाव ऐसे न हो कि 2.5-3 महीने तक चलता रहे और पहला चुनाव होने के 2.5 महीने बाद उसकी गिनती हो। ये सारी चीजें अगर न हो और सचमुच चुनाव आयोग ईमानदार हो जाए, मैंने आपके शो में कई बार ये बताया है कि अमेरिका में चुनाव आयोग नाम की चीज नहीं है। वहां पर प्रदेशों में जो स्टेट मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वही चुनाव आयोग बन जाता है और उसके साथ दूसरी पार्टी के मेंबर्स वो चुनाव आयोग बन जाते हैं मिलकर के। और वहां कभी सवाल नहीं उठता क्योंकि वो अपने डेमोक्रेसी के प्रति वो ईमानदार हैं। उसके लिए मैंने कई आपको उदाहरण दिए वहां के बारे में। यहाँ पर अभी डेमोक्रेसी उतनी परिपक्व नहीं है। लोगों का कमिटमेंट देश के प्रति, डेमोक्रेसी के प्रति, आजादी के प्रति, संविधान के प्रति अभी पूरी तरह उतना मजबूत नहीं हो पाया क्योंकि 70, 75, 77 साल आजादी के ये 77 सेकंड के बराबर होते हैं किसी देश की जिंदगी में। उसको थोड़ा टाइम लगता है, आदमी सीखता है, भुगतता है, फिर बदलता है, फिर सीखता है, फिर परिपक्व हो जाता है। लेकिन अगर इतने बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग को क्या इतनी क्या उसकी मजबूरी है और उसके क्या ईगो का सवाल है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सकता? एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख ले, अगर परिणाम उसी तरह के आते हैं तो कोई बात नहीं, और परिणाम सर अगर पूरे लेकिन ये पूरे क्या बदल राइट जाते हैं। टाइमिंग, ये अब क्या टाइमिंग है ऐसे? अभी चुनाव और राज्यों में होने जा रहा है, तो जैसे हरियाणा में चुनाव है, बाकी और जगह भी चुनाव होंगे, बिहार के चुनाव आ रहे हैं उसके बाद। क्या आपको लगता है कि अगर ये बैलेट के लिए तैयार हो गए यहाँ पर, तो इन राज्यों में, क्योंकि पहले ही हरियाणा में तो सीटें आधी हो गई हैं मुझे लोकसभा मुझे में लगता है बीजेपी मुझे की, लगता और है फिर कि बिहार में भी हो सकता है नुकसान हो। जब इतने सारे सवाल उठ गए हैं देश से, दुनिया से, तमाम जगह से, जब इतनी सारी शंकाएं पैदा हो गई, विनीता, इस बार जो रिजल्ट है, इस बार रिजल्ट को यूं ही मत देखिए आप। इस बार क्या हुआ कि पहले ही दिन से सारे सवाल उठने शुरू हो गए। सर्वोच्च न्यायालय में ईवीएम के खिलाफ मुकदमा था, सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग के तमाम फैसलों के खिलाफ मुकदमा था। पूरे टाइम सर्वोच्च न्यायालय के कटघरे में सारी चीजें खड़ी हुई थी। उसका भी परिणाम है कि चुनाव आयोग बहुत सारी गलतियां नहीं कर सकता था, पता नहीं निर्णय क्या आया था। लेकिन एक जज साहब ने निर्णय कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद पूरा देश नहीं कर रहा था, वीवीपैट की गिनती के बारे में, और वो बड़ा आश्चर्यजनक निर्णय था और बहुत निराशाजनक निर्णय था। उसके बाद जो भी हुआ, 1,07,00,000 वोट अचानक बढ़ा दिए गए, यानी उतने दिन तक जितने चुनाव हुए तो उसमें 28,000 वोट का फर्क हर चुनाव में पड़ गया। 28,000 वोट का फर्क बहुत ज्यादा होता है। 28,000 के फर्क की गिनती की जाए तो 80-90 सीटें ऐसी होंगी जो इससे कम वोट से जीती या हारी गई हैं। तो ये बड़ा एक सवाल है। दूसरी बात यह है कि सारा जब लोग एक सवाल उठाते हैं कि अगर हमें हैंग की करना होता तो 400 क्यों नहीं कर लेते? यही तो सवाल है कि 400 आप नहीं कर सकते हो। करोगे तो पोल खुल जाएगी पूरी तरह दुनिया की निगाह में, हिंदुस्तान के नागरिकों की निगाह में, सब जगह फिर तो चौराहे चौराहे पर दूसरी तरह के बवाल शुरू हो जाएंगे। उतना बचा के चला जाता है। और इस बार आपने देखा कि 17C को लेकर के लोग बड़े जागरूक रहे, चुनाव के समय लोग बड़े जागरूक रहे, गिनती के समय जागरूक रहे। ये अलग बात है कि उसके बावजूद भी कई जगह गिनती पे घपला किया गया, लोगों को भगा दिया गया, लाइट ऑफ कर दी गई और उसके बाद हारा हुआ दिखा गया। इस तरह के बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और चुनाव आयोग ने किसी की सुनवाई नहीं की। तमाम भद्दी भाषा का प्रयोग किया और नरेंद्र मोदी ने, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको एक भी नोटिस नहीं दिया। तो ये सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो भारत के चुनाव आयोग को शंका के घेरे में नहीं खड़ी करती, बल्कि सत्ता पक्ष के घेरे में खड़ी कर देती हैं। इसका निदान अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लोकतंत्र को अगर बचाना है तो साख पाक चुनाव प्रणाली और जनता की मन की चुनाव प्रणाली होनी चाहिए। अगर जनता को तकलीफ नहीं है, जनता ने वोट आखिर कम क्यों दिया? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 1 मिनट में, 30 सेकंड में, अब उससे कम में वोट पड़ जाता है, और तमाम तो कोशिश कर रहे थे कि वोट परसेंटेज बढ़ जाए। फिर जनता का वोट परसेंटेज घट क्यों गया? इसलिए कि चुनाव आयोग पर और चुनाव की प्रक्रिया पर जनता में का विश्वास पैदा हो गया कि हम वोट किसी को दे, पड़ेगा उन्हीं को, क्या फायदा क्या देने का। तो ये परिस्थितियां अच्छी नहीं है, इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल से लाखों लोगों की कुर्बानी से ये आजादी, लोकतंत्र और संविधान हमको मिला है। उसकी रक्षा के लिए चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े, सड़क से लेकर संसद तक और अदालत तक, वो लड़नी चाहिए विनीता, ऐसा मैं मानता हूँ। और वो लड़ाई लोग लड़ भी रहे। चुनाव आयोग कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा, ये जरा देखना पड़ेगा। और वो जनता की मांग को कब मानेगा कि भाई चुनाव हम बैलेट पेपर से चाहते हैं। विधानसभा के चुनाव पास आ रहे हैं, बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लीजिए, पता लग जाएगा क्या परिणाम निकलते हैं। जी विनीता जी।
सर बैलेट पेपर से चुनाव कराने को लेकर, क्योंकि पहले भी हम इस तकनीक पे ही करते थे हमेशा, और ऐसे में बीजेपी को इससे थोड़ा सा अभी परहेज ज्यादा दिखाई दे रहा है और ईवीएम पर ट्रस्ट ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ईवीएम इसलिए अगर कि विनीता, ईवीएम का इस्तेमाल कांग्रेस नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस बेईमान पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र विरोधी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इरादा है कभी नहीं रहा कि हम वन पार्टी रूल कायम कर लें, हम परमानेंट सत्ता में बने रहे, कभी उसका इरादा नहीं रहा। उसने ऐसी कभी कोशिश नहीं की। अन्यथा सबसे पहले तो नरसिम्हा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इसी ईवीएम पर पूरा सवाल उठाया था, किताब लिख दी थी। अडवाणी जी ने इसी ईवीएम पर सवाल उठाया था, जबकि चुनाव साफ पाक होते थे। अब जब वही सब सवाल दूसरे दल उठा रहे हैं तो उनको इसमें, उन लोगों को सुर में सुर मिलाना चाहिए, लेकिन वो सुर इसलिए नहीं मिला रहे कि उन्होंने ईवीएम का दुरुपयोग करना सीख लिया है, उसको बकायदा हैंडल करना उन्होंने सीख लिया। बाकी लोग वो नहीं करना जानते थे। अगर बाकी लोग करना जानते होते तो बीजेपी आज तक सरकार में लौट के नहीं आई होती, वापस नहीं आ पाती। लेकिन बाकी लोगों ने दुरुपयोग नहीं किया। पहले बैलेट पेपर पर लोग उंगली उठाते थे, लेकिन टीएन शेषन के पूरे चुनाव में बैलेट पेपर पर कोई उंगली नहीं उठ पाई। उसी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। एक इकलौते आदमी भेजे गए थे, दुबले पतले, इससे मैं नाम भूल रहा हूं, बिहार के चुनाव में। उस अकेले आदमी ने बिहार में ये हालात पैदा कर दिए थे कि पूरा चुनाव पिन ड्रॉप साइलेंस, बिना किसी हत्या के, बिना किसी गुंडागर्दी के बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ था। तो अगर ऊपर चुनाव आयोग का आदमी ईमानदार बन जाए तो क्या किसी की हिम्मत है कोई बेईमानी कर ले? लेकिन चुनाव आयोग खुद अगर बेईमान हो जाएगा तो कोई भी सिस्टम होगा फेल कर जाएगा। लेकिन फिर भी बैलेट पेपर पर अगर लोगों का विश्वास है कि हमने जिसमें वोट डाला वो गिना जाएगा, कोई सिस्टम नहीं है उसको बदलने का, क्योंकि बैलेट को हमने अपना मुहर लगा के दिया है, हमने बक्से में बंद किया है, तो उसको आजमाने में बुराई क्या है? और जबकि दुनिया के तमाम देशों में बैलेट पेपर इस्तेमाल हो रहा, कहीं ईवीएम इस्तेमाल नहीं हो रही है। शेख हसीना बांग्लादेश में, वहां पर भी ईवीएम का इस्तेमाल होता था, लेकिन वहां की अपोजिशन की पार्टी जो तमाम जनता से जो सवाल उठा कि ये से चुनाव बेईमानी से जीता जाता है, तो उन्होंने भी उसको बदल दिया और बैलेट पेपर से चुनाव करा दिया। जी विनीता जी। सर कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर ये फोन वाली जो बात निकल के सामने आ रही है, जिसमें अगर फोन से हैकिंग की चर्चा जो सामने आ रही है, आपको क्या लगता है अगर ये चीजें साबित हो जाती हैं और राइट इन्वेस्टिगेशन हो जाती है? क्योंकि राइट इन्वेस्टिगेशन आप कैसे उम्मीद करेंगे इस वाली स्थिति में, जब इन्वेस्टिगेशन करने वाले की ही मतलब उसी की अदालत, उसी का कटघरा, उसी का न्याय, उसी का फैसला होगा, तो कैसे आप इसको बिलीव करेंगे? आप कोर्ट भी चले जाएंगे सर, तो कोर्ट में तो पहले ईवीएम को लेकर तो तमाम याचिकाएं लग चुकी है, जिसको जजेस ने बोला कि एक तरह का नेक्सस लग रहा है तो यहाँ पर, और चंद्रचूड़ नवंबर में रिटायर हो जाएंगे, फिर संजीव खन्ना आएंगे। कैसे बिलीव करेंगे कि चीजें सही जाएंगी इसमें? कुछ खास जज है, कुछ खास तरह से फैसले देते हैं। थोड़ा उसको जनता में जिस तरह ट्रोल किए गए वो लोग, जनता जो समझ रही थी, जनता जो उम्मीद कर रही थी, उसके खिलाफ फैसले हुए। अदालतें भी कहीं अछूती नहीं रह गई बहुत सी चीजों से, लेकिन वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। वो एक किसी का एक शेर था, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, हम गर्दनों के साथ, वो आरियों के साथ। कोई बात नहीं, जनता गर्दनों के साथ है, हम लोग गर्दनों के साथ हैं, वो आरियों के साथ है। सत्ता और चुनाव आयोग आरियों के साथ है, उनकी आरी चलने दीजिए, हमारी गर्दन सामने आती रहेगी। कहीं तो उनके हाथ थक जाएंगे, कहीं तो अदालतों के भी हाथ थक जाएंगे, उनकी उंगलियां थक जाएंगी, और कहीं उनको लगेगा कि अब न्याय सही कर देना चाहिए, कहीं तो चुनाव आयोग को लगेगा कि हमको सचमुच ईमानदार होना चाहिए। इतनी गाली सुनना और लोकतंत्र के खिलाफ इतना काम करना उचित नहीं है। कुल मिलाकर के यहाँ पे स्थितियां बदल सकती है ईवीएम को, लेकिन सर अभी भी बहुत अनबिलीवेबल स्टेज है। भले एलन मस्क ने बोल दिया, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी भी एक ऐसी स्टेज है ईवीएम पर सवाल उठाना, क्योंकि जब तक कॉन्क्रीट आपके पास क्लैरिटी नहीं आती है, आप उसे साबित नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो सर सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियोस तक आ गई जो कि ये बताती थी कि ईवीएम में किस तरह से छेड़छाड़ हो सकती है, लेकिन लोगों ने कभी इसको सिंसियरली लिया ही नहीं है। एक और सवाल अब उठ गया है। 240 एमपी की सीट की पार्टी है भाजपा, 235-36 एमपी की पार्टी होगी इंडिया गठबंधन। 240 से मुकाबले 235 लोग भी अगर ऐतराज उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का तकाजा है कि उसको गंभीरता से लेकर के उस ऐतराज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो संसद में ईवीएम का मसला जो है वो बड़ा होगा सर इस मैंडेट में, इसके साथ में, इतनी आवाज के साथ में, शायद लगता है तभी चीजें थोड़ा और सिंसियरली उठ सकती हैं, क्योंकि संसद में जाएगा। मैं अखिलेश जी का एक बयान सुन रहा था जिसमें अखिलेश जी ने कहा था कि हम ईवीएम से जीतेंगे और ईवीएम हटा देंगे। तो क्या उसका इंतजार करना पड़ेगा क्या?
कि हम ईवीएम से लड़ झगड़ के किसी तरह बेईमानी नहीं हो दे करके दिन रात चौकसी करके किसी तरह जीत जाए और फिर ईवीएम हम ही हटाएं, क्या उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा? या चुनाव आयोग भी ईमानदारी दिखाएगा? उसको नींद कैसे आती रात को चुनाव आयुक्त लोगों को? मुझे तो ये समझ नहीं आता उनको नींद आती कैसे इतनी बड़ी बेईमानी करके। पाकिस्तान के चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया और ये कहा मुझे फांसी में लटका दो, मैंने गलत काम किया है। क्या उससे भी शर्म नहीं आती क्या यहाँ के चुनाव आयोग को? वो तो आश्चर्य होता मुझे। बिल्कुल सर, जिस तरह से उर्जित पटेल ने देखी उन्होंने डिमोनेटाइजेशन वाली स्थितियों के बाद में किस तरह जब आरबीआई के फंड को इस्तेमाल करना चाहती थी केंद्र सरकार, उन्होंने इस्तीफा अपना दे दिया था। इस तरह से और भी कुछ परिस्थितियां रही हैं जिसमें लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इस सरकार के फैसलों को। अरे ऐसे में विनीता लेटेस्ट है, अग्निवीर के सवाल पर भी तो मजाक उड़ाते थे विपक्ष का ये, राहुल हाँ, गांधी का मजाक उड़ाते थे और अब उनको उसमें थोड़ी तब्दीली करनी पड़ी, 4 साल को 7 साल करना पड़ा। 7 साल का मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन में, आर्मी के बारे में जानता हूँ, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, उसमें केवल 7 साल की नौकरी होती है, लेकिन उसमें ये भी चांसेस रहते हैं कि आपको परमानेंट भी किया जा सकता है अगर आप परमानेंट होना चाहते हैं तो, और अगर वैकेंसीज वहां पर है परमानेंट भी किया जा सकता है। आर्मी का सिस्टम ऐसा है कि वहां पर 2 साल 4 साल ठेके की नौकरी से आर्मी नहीं चलती। आर्मी में फुल टाइम नौकरी, क्योंकि वहां पर लगातार सतत ट्रेनिंग होती है, 42 दिन या 42 महीने की ट्रेनिंग से आर्मी नहीं चलती। आर्मी जिंदगी भर की ट्रेनिंग से चलती है और जिंदगी भर की ट्रेनिंग से सिपाही से कारपोरल, कारपोरल से मास्टर कारपोरल, उसके बाद नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर होता है, और जो सूबेदार मेजर होता है 30-35 साल की नौकरी वाला होता है। और युद्ध के काल में ये कहा जाता है कि वहां बड़े बड़े ऑफिसर्स की नहीं चलती है, बल्कि सूबेदार मेजर, जिसको मेजर साहब कहा जाता है, चूंकि वो सबसे ज्यादा अनुभवी होता है, वो जो राय देता है युद्ध के समय में उसी की राय मानी जाती है, सबसे अनुभवी वही आदमी होता है। तो उसकी ट्रेनिंग 35 साल की ट्रेनिंग होती है, और ये 4 महीने बाद 24 महीने या 42 महीने की ट्रेनिंग दे करके ये आर्मी को युद्ध के मैदान में झोंक देना चाहते हैं, और फिर जब तक वो थोड़ा ट्रेन हुआ तब तक उसको घर भेज देना चाहते हैं। इससे बड़ा षड्यंत्र और क्या हो सकता है भारत की आर्मी के खिलाफ? चीन पे कब्जा किया जा रहा है और आप आर्मी को कमजोर करते चले जा रहे हैं। फिर भी जिस चीज का मजाक उड़ा रहे थे इनको उसी में थोड़ा सुधार करना पड़ा है। हो सकता है अभी 7 साल का सुधार किया, आगे चल के 15 साल करते हैं उसको, लेकिन इनका जब तक ये दबाव में नहीं आते हैं तब तक ये सच को स्वीकार नहीं करते। विनीता, मुश्किल यही है, इनकी हर चीज पर जिद्दी है ये लोग, ज्ञान कुछ है नहीं, अज्ञानी बहुत है और जिद्दी भी बहुत है। अज्ञानी आदमी कम से कम सलाह मान ले तो भी ठीक रहता है, लेकिन अज्ञानी भी हो, जिद्दी भी हो, वो सब बर्बाद करता है सिर्फ। बिल्कुल सर, चाहे अग्निवीर का फैसला हो, डिमोनेटाइजेशन का फैसला हो, या फिर ईवीएम का फैसला हो, इसके अलावा भी ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो कि बहुत ही मतलब जिसे एक इंटेलिजेंट डिसीजंस नहीं कहा जाएगा बहुत क्लियरली, और जिसके अंदर पारदर्शिता नहीं रही है, जिसके अंदर बहुत सारे हिडन एजेंडा रहे हैं, उसकी वजह से ये देश को इम्पैक्ट करने वाले बहुत बड़े फैसले हैं। जिस दिन इन फैसलों पे सर आपको क्या लगता है कि कोर्ट में ये सब चीजें पूरी तरह से साबित हो जाती हैं, ये किस हद तक देश को नुकसान पहुंचा रही हैं? क्या कभी सजा होगी ऐसे फैसला करने वालों को? जो जो ये सत्ता पक्ष बुरी तरह डरा हुआ है, ये अपने गुनाह जानता है, उस गुनाह के पीछे के गुनाह भी जानता है, गुनाह के पीछे के गुनाह के कारण भी जानता है, और बाकी लोग भी जानते हैं। उसे पता है कि सत्ता से बाहर जाने पर उसको क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए एन केन प्रकारेण कुछ भी करके वो सरकार बनाना चाहता था। खैर बना भी लिया, फिलहाल चलेगी नहीं, ये अलग बात है, चलेगी नहीं सरकार ये। जिस दिन ये सरकार चली जाएगी उसके बाद इनके कितने बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे, कितने बड़े बड़े गुनाह सामने आएंगे और क्या क्या परिस्थितियां सामने आएंगी कि आज जो तथाकथित तौर पर अंधभक्त बन गए हैं, हिटलर के अंधभक्तों की तरह इस देश में, वो शायद वही न करने लगे जो हिटलर के अंधभक्तों ने किया था। हिटलर की आत्महत्या करने के बाद हमको इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईवीएम का जिन एक बार फिर से बाहर निकल के आया है, तो उम्मीद है कि इस बार लोग शायद इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की स्थितियों में काफी अंतर आ चुका है। यहाँ पर लोगों की भावनाएं और नेताओं की पकड़ विपक्ष में दोनों ही बहुत बड़े लेवल पर अब कंट्रोल में ऐसी सिचुएशन में, जो कि इस तरह के मुद्दों को आसानी से कम जाने नहीं दे सकती है। तो मोदी सरकार सिर्फ एक तरफ से नहीं फंस रही है, कई जगह से फंस रही है, अपनी पार्टी से फंस रही है, आरएसएस से फंस रही है, विपक्ष के सामने फंस रही है, अपने लिए वे ऐसे फैसलों की वजह से फंस रही है। और खास तौर से देश के लोकतंत्र के इतने बड़ी प्रक्रिया पर अगर कोई भी यहाँ पर मिलावट के अंदेशे साफ हो गए, पकड़ में आ गए, तो मानिए कि ये तमाम नेता जो कि अभी देश की सत्ता पे बैठकर लीड कर रहे थे, ये फिर उसके अच्छे खासे दोषी हो जाएंगे, जिनको सजा मिल सकती है इसकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।